हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आलोक सर। आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार में। तो हम लोग नेवी चार्जमैन के पेपर को टारगेट करते हुए चीज़ों को कर रहे थे। नेवी चार्जमैन के पेपर में बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बहुत कम होता है और आसान आता है और कोर सब्जेक्ट आएंगे। कोई भी आपके अनदर सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं वो नहीं आएंगे, जैसे आईएमईडी वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह है आपका, और आपका ईडी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जैसे सब्जेक्ट हैं वो नहीं आते हैं, और पीएलसी, स्काडा, मैटलैब ये सब नहीं आते हैं। कोर सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको फोकस करना बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम और मेजरमेंट पर, यूटिलाइजेशन पर। इन 5 सब्जेक्ट पर आप फोकस करिएगा, आपका पेपर आसानी से बहुत शानदार होगा। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्ट पर आप फोकस कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और थ्योरी के पोर्शन को काफ़ी मजबूत करके चलना है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज आपको लेके चलना है। ठीक है, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी लगातार आ रही हैं, एनएचपीसी ने भी निकाली, एनटीपीसी, टीएचडीसी ने भी निकाली वैकेंसी एक साथ में। मैंने नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी, डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया एनएचपीसी का, आप लोगों ने देख लिया होगा, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। फिर चलिए, तो चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के साथ ही चीज़ों को एक एक बार सवाल को समझेंगे, उसकी तह तक जाएंगे। और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी कोई क्लास नहीं होती है तो ये समझ लीजिएगा कि मैं उस दिन या तो व्यस्त हूँ या तो फिर कोई न किसी काम से मैं बाहर हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का ही काम कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, तो किताब में कई सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पता चल रही हैं कि किताब लिखते समय कितनी एनर्जी और कितना जोर लगता है। आसान नहीं होती है थ्योरी की किताबें लिखना। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी अपनी तरफ से मैंने पूरी 100% कोशिश की। टीम ने, सर ने, सभी लोगों ने पूरा एफर्ट लगा रखा। 6-7-8 महीने हो गए हैं लिखते लिखते, लगभग 6 से 7 महीने तो हो गए हैं लिखते लिखते। फिर भी आपके साथ बैक टू बैक किताबें आएंगी, आप देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। पूरा टारगेट यूपीपीसीएल पर होगा, इसीलिए मैं यूपीपीसीएल पर क्यों नहीं चर्चा करता हूँ बिल्कुल भी अभी, क्योंकि मैं एकदम से साइलेंट हूँ। और जब निकलेंगे तो वायलेंट होंगे। ठीक है, अचानक से निकलेंगे और वायलेंट होंगे। हम लोग ऐसा काम कर देंगे ना कि बस आप लोगों के लिए वो रामबाण साबित होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं यूपीपीसीएल पे बिल्कुल चर्चा नहीं करता हूँ, मैं शांत रहता हूँ। यूपीपीसीएल को देखता हूँ मैं, कई सारे लोग फर्जी फर्जी फेक फेक वीडियो, ये नोटिफिकेशन तो फलाना, नोटिफिकेशन तो ठिकाना। चलिए ठीक है, व्यूज़ का मामला है। खैर, आगे अगर हम बढ़ें, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, और जब कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को तो बहुत बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, फिलहाल मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी लाग लपेट के। और सेशन में सभी विद्यार्थी जो बन रहे हैं वो सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी जुड़ सकें सेशन में। और साथ ही साथ आपके जितने विद्यार्थी हैं आपके पहचान के, एक बार वीडियो शेयर करिएगा और देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। थ्योरी की क्लास चल रही है अपनी, बहुत ही शानदार। मैं आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी सारे सब्जेक्ट की पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेशन को शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट कर देते हैं विद्यार्थियों। और ये रहा सेशन का पहला क्वेश्चन। सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा पीपीटी में आज गड़बड़ है, थोड़ा सा इधर उधर होगी पीपीटी मेरे हाथ से, फॉन्ट गड़बड़ा गया है उसका। अ वायर बाउंड रेजिस्टेंस हैज गॉट अ यूनिक फीचर ऑफ। एक वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस होता है उसका एक यूनिक फीचर कौन सा है वो आपको बताना है। यूनिक फीचर क्या होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस का, वो आपको यहाँ पर बताना है कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस का एक यूनिक फीचर कौन सा होता है। हाई स्टेबिलिटी, लो पावर रेटिंग, लो कॉस्ट, स्मॉल साइज, क्या होता है बताइएगा जरा सर। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, तोता बने देखते मत रहिएगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, शानदार जवाब दीजिएगा, मजा आ जाए। अगर देखो हम बात करें वायर बाउंड रेजिस्टेंस की, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर मैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, मैं सीधा WWR लिख देता हूं ना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं WWE वाली फाइट नहीं है, WWR वाला मामला है। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस की अगर मैं स्पेशलिस्टी देखूं या फिर मैं यूनिकनेस देखूं, क्या क्या यूनिक है, तो कुछ यूनिकनेस, उसकी कुछ स्पेशल फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे सुपीरियर सर्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, सुपीरियर सर्ज हैंडलिंग कैपेसिटी, सुपीरियर सर्ज हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंट्रोल टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कंट्रोल टेम्परेचर कॉफिशिएंट। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन फीचर है, स्टेबिलिटी इसकी हाई स्टेबिलिटी होती है।
जो पूछा गया है। हाई स्टेबिलिटी होता है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स इसके हैं बेटा। ठीक है, हाई स्टेबिलिटी होती है। अब इसका यूज अगर पूछ ले कभी तो एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं, जैसे बैटरी टेस्टिंग में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं इसके, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल के पढ़ेंगे। बैटरी टेस्टिंग में, मोटर कंट्रोलिंग में, नेक्स्ट आप चाहो तो इसमें एक और ऐड कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। लाइट कंट्रोलिंग में, लाइट कंट्रोलिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में। चलिए, तो आपके पास में ये हो गया आंसर ए इसका सही। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को आपको करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉपर ऑपरेट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपके चॉपर से थोड़ा सा एक सवाल मैं इसलिए ले लेता हूँ, चॉपर से और एससीआर से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार पार्ट में काउंट करा देते हैं और एक आध सवाल आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस। तो अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार के चॉपर को आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब आपको ये बताना किस प्रकार का चॉपर जो होता है बेटा वो आपके पास में डबल दो क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को पढ़ा रखा है, जो विद्यार्थी मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो आपके पास में क्लास सी जो होता है वो आपके दो क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है, टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन इसका होता है, टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आपको याद करके रखना है। अगले सवाल की तरफ चल, थोड़ा फटाफट करेंगे बट ज्यादा सवाल है। व्हाट इज मीन्ड बाय द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब क्या है, परमेबिलिटी के मीनिंग क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ परमेबिलिटी परमानेंट मैग्नेट, यानी कि आपके पास में जो परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ है उसको बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताता है। द रिपल्सन ऑफ टू स्मॉलर पोल्स, यानी कि दो छोटे पोलों के रिपल्सन फोर्स के बारे में बताता है। या फिर टू कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि या तो ये क्या बताता है कि आपके पास में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो फ्लक्स की कंडक्टिविटी होगा, जो फ्लक्स का चालन होगा, वो होगा आपके पास में परमेबिलिटी के माध्यम से। परमेबिलिटी आपको ये बताती है। तो आप जानते हैं कि परमेबिलिटी म्यू बराबर आप जानते हैं म्यू नॉट और म्यू आर होती है। तो परमेबिलिटी का मीनिंग यही होता है बेटा, परमिट करना। किसको? जिस तरीके से आप कहते हैं कि आपके पास में मान लीजिए कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, या फिर आपके पास में कोई एक मटेरियल्स है, उस मटेरियल के अंदर कितना फ्लक्स ट्रेवल करेगा ये आपके पास में परमेबिलिटी तय करती है। परमेबिलिटी फ्लक्स को ट्रेवल करने के लिए आपके पास में पथ को अलाउ कराती है कि इतना फ्लक्स आपका यहाँ से गुजरेगा, कितना फ्लक्स आपका गुजरेगा ये परमेबिलिटी तय करेगी। जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स आपके उस मटेरियल के अंदर क्या कर रहा होगा बेटा, कंडक्ट यानी कि चालन करेगा, परमिट करेगा। टू डी आंसर होगा द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, इन पर ध्यान मत दीजिएगा, ये हट नहीं पाए ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रह गया। व्हेन द, क्योंकि पीपीटी आज थोड़ा सा लूज जल्दी बनी है, अभी बनाइए जस्ट पीपीटी। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एंड द एरिया ए अंडर द इन्फ्लुएंस आर नोन, हाउ कैन वन कैलकुलेट ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी के बारे में आपको बताना है कि वो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए जरा सल फटाफट, फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में। B बराबर 5 इंटू ए, बी बराबर 5 अपॉन ए, बी बराबर ए अपॉन 5, बी बराबर 5 इंटू ए स्क्वायर। तो आप आसानी से जानते हैं सब लोग, बी बराबर 5 अपॉन ए। ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे, देखिएगा। आप अंदाज़ा लगा नहीं पा रहे हैं चीज़ों का, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ पेपर का कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। अगला सवाल आपके पास में, द वर्क डन बटे एनर्जी प्रोड्यूस इन स्टीम टरबाइन इज। कुल मिला के बात यह है कि उसने इस प्रश्न में क्या कहा है कि वर्क डन यानी कि आप कितना काम कर रहे हैं, यानी कि किया गया कार्य, बटे एनर्जी प्रोड्यूस इन द स्टीम टरबाइन, और स्टीम टरबाइन के द्वारा प्रोड्यूस एनर्जी के रेशियो को, यानी कि आपके वर्क डन और एनर्जी प्रोड्यूस रेशियो को आप क्या कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, जरा सल पढ़िएगा, क्या कहते हैं जरा सल बताइएगा, क्या कहते हैं बताइएगा। बताइएगा जल्दी से बताइएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मास फ्लो एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी।
मैंने सब कुछ बता रखा है, पावर प्लांट पढ़ाते समय मैंने एंथैल्पी के बारे में चर्चा की थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ मास फ्लो एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी। Directly proportional to the change in specific enthalpy and the inversely proportional to the rate of mass flow. Directly proportional to the both change in specific enthalpy and the rate of mass flow. Inversely proportional to the both of enthalpy and rate of mass flow. क्या होगा? क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक है बच्चा। क्वेश्चन अगर यूनिक है तो जवाब भी आपका यूनिक ही आना चाहिए। सवाल होगी, आप क्वेश्चन के बारे में चिंता मत करना कि मैं कैसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वेश्चन वो लेके आऊंगा जो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे, ना किसी वेबसाइट पर। ये जो है डिजाइन जो है पेपर का, बेटा मैं हमेशा विश्वास रखता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आपको पेपर का पैटर्न और क्वेश्चन का नयापन जो है वो पुराने पेपर से ही मिलता, ना तो किसी किताब से मिलेगा आपको। हाँ, अगर किसी किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखा देन गुड एंड वेल, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, कोई बात ही नहीं है। अब वो सॉल्यूशन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई सॉल्यूशन लिखने वालों ने क्या लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, कितना शॉर्ट वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश की उन लोगों ने। चलिए तो बताइएगा दरअसल, द वर्क डन अपॉन एनर्जी प्रोड्यूस इन द स्टीम टर्बाइन इज। बेटा हमेशा याद रखिएगा कि वर्क किया गया कार्य और एनर्जी प्रोड्यूस जो स्टीम टरबाइन की होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आपके स्पेसिफिक एंथैल्पी के और रेट ऑफ मास फ्लो के, कि आपके पास में कितना पानी आपका फ्लो हुआ है रेट ऑफ मास फ्लो के, यानी कि आपके पास में सी आंसर सही होगा इसका। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। आगे चलिएगा, मेरे पास समय कम है इसीलिए मैं क्वेश्चंस को एम्फसाइज कम करूंगा, ठीक है। अल्टरनेटिव वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेज लॉ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सेल्फ इंडक्शन, या फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन बोथ। बताइए जरा सल, देखो ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को आपको करना होगा। तो आप जानते हैं कि अल्टरनेटर जो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, जो कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करता है, आपके पास में देता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि बी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे, व्हाट इज विच इज नॉट अ आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम इन द सर्किट ब्रेकर। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में हम लोगों को आग को बुझाने की आवश्यकता नहीं होती है? एयर, ऑयल, SF6 या फिर नन ऑफ एबव। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर को हमें किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर को हमें बेटा आग बुझाने की आवश्यकता, यानी कि एक्सटिंक्शन मीडियम ही नहीं होता है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर एयर सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो ऑयल में नहीं, SF6 में नहीं, तो नन ऑफ एबव सही आंसर हो गया, ठीक है, नन ऑफ एबव सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, द लॉस ऑफ चार्ज मेथड कैन बी यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस ऑफ शंट वाइंडिंग, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। किस प्रकार के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लॉस ऑफ चार्ज मेथड का उपयोग करते हैं? किस प्रकार के मेथड का यूज करते हैं लॉस ऑफ चार्ज, मतलब सॉरी, इन रेजिस्टेंस ऑफ शंट के रेजिस्टेंस और शंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और केबल के इंसुलेशन के रेजिस्टेंस और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के को मेजर करने के लिए हम लॉस ऑफ चार्ज मेथड का यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि लॉस ऑफ चार्ज मेथड का यूज हम इन चारों में से किसके लिए यूज करते हैं? जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए बेटा कमेंट बॉक्स में, मजा आने वाला, क्वेश्चन जबरदस्त है। जा जाइए, तो मैंने कई बार बताया कि लॉस ऑफ चार्ज मेथड और एक होता है आपका डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड ना, तो एक होता है आपके पास में मेगर। ये हमेशा हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, और हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपके पास में इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जो होता है आपके पास में हाई रेजिस्टेंस होता है, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, बोथ द नंबर ऑफ टर्न एंड द कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल आर डबल। उसने कहा कि आपके पास में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या दोगुनी कर दी जाए और लेंथ को कितना कर दिया जाए, 2L कर दिया जाए। तो मुझे बताइएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस विल बी क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस विल बी क्या होगा? फटाफट मुझे बताइएगा, सेल्फ इंडक्टेंस विल बी क्या होगा? तो आप जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, फटाफट मुझे बताइए कितना होगा। तो फॉर्मूला लगा दो, L बराबर म्यू नॉट म्यू आर, आपके पास में NL अपॉन करके है फॉर्मूला ना, तो उसको लगा दीजिए जल्दी, फटाफट लगा दीजिए जल्दी से। कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा? डबल हो जाएगा या फिर क्वाड्रिप्ट हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, अनइफेक्टेड, क्या होगा बेटा बताइएगा?
अगर लेंथ ऑफ वायर और यदि आप नंबर ऑफ टर्न और कोर लेंथ को अगर आप डबल कर देंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा बताइएगा। कोर लेंथ को अगर आप डबल कर देंगे तब क्या होगा, क्या होगा बताइएगा जरा सर। क्या होगा फटाफट बताइएगा क्या होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इस प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे बेटा, फिर मैं इसको कल कंसीडर कर लूंगा। बेटा इसको जवाब जरा सा देना, बिल्कुल सरल है। आपके पास में टर्नों की संख्या और कोर लेंथ को डबल कर दिया गया, थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देखना। जो विद्यार्थी पूरा वीडियो देखेंगे वो जरूर से जरूर इसको कमेंट बॉक्स में दें, जरूर से जरूर बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ल्यूमिनियस एफिशिएंसी, इनमें से कौन सा आपके पास में लैंप जो है हाईएस्ट ल्यूमिनियस एफिशिएंसी निकालता रखता है अपने पास में, बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट ल्यूमिनियस एफिशिएंसी बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट हैविंग हाईएस्ट ल्यूमिनियस एफिशिएंसी, कौन है जो हाईएस्ट ल्यूमिनियस एफिशिएंसी रखता है, जल्दी से बताइए फटाफट बताइएगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बताइएगा। तो देखो बिना किसी रोक टोक के आप जानते हैं इनकंडेंस लैंप तो आपके पास में पीला वाला, फ्लोरोसेंट लैंप, सोडियम वेपर लैंप या फिर कार्बन लैंप। तो सबसे ज़्यादा ल्यूमिनियस एफिशिएंसी होती है सोडियम लैंप की। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, यदि एक डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाएगा तब क्या होगा। इट्स परफॉर्मेंस विल बी नॉर्मल, इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल होगी। इट विल बी ऑपरेट विद द पुअर एफिशिएंसी, इट्स परफॉर्म विल बी बेटर देन दैट व्हेन द ऑपरेट विद डीसी सप्लाई, नन ऑफ एबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जरा सा फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे जो विद्यार्थी लाइव बनेंगे, जो विद्यार्थी लाइव हैं वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देंगे। आप जानते हैं कि आपके पास में एक डीसी सीरीज मोटर को आप एसी पे अप्लाई करोगे तो इट विल बी ऑपरेट पुअर एफिशिएंसी। कैसे? इट विल बी ऑपरेट पुअर एफिशिएंसी के साथ में ऑपरेट करेगी मेरे भाई, पुअर एफिशिएंसी के साथ में, क्योंकि इसमें उतना अच्छा फ्लक्स डेवलप नहीं हो पाएगा। अगली बात चलिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द कॉमन अमीटर एम्पलीफायर, कितना फेज आपके पास में होता है, फेज डिफरेंस होता है सीई कॉमन अमीटर एम्पलीफायर में। जल्दी से बताइए कितना आपके पास में फेज डिफरेंस होता है। तो आप जानते हैं कि फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। फटाफट करिएगा। सिलिकॉन व्हेन डोप्ड विद द इंडियम टर्म, अगर सिलिकॉन को इंडियम के साथ में डोप्ड कर दिया जाएगा तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। यदि आप एसआई में इंडियम मिलाते हैं, अगर आप प्योर एसआई में क्या करते हैं, आप क्या करते हैं बेटा, इंडियम मिलाते हैं, तब आपके पास में क्या बनेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक तो दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर या फिर आपके पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या बनेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। तो बेटा आपके पास में जब सिलिकॉन जो होता है, आपके पास में इंडियम जो होता है वो होता है आपके पास में कौन सा, आपके पास में पेंटावेलेंट, ठीक है ना, पेंटावेलेंट ही तो होता है, पेंटावेलेंट होता है ना। तो आपके पास में अगर इसको मिलाएंगे तो बनेगा ये पी टाइप ना, पी टाइप क्या है, पी टाइप, क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्शन मोटर कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, आप पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का किसके थ्रू क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। इनमें से आपको उसमें से एक गलत आंसर बताना कि कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। पहला ऑप्शन दिया है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ पोलों की संख्या कम करके, चेंज ओवर फ्रॉम द डेल्टा टू स्टार कनेक्शन व्हेन लाइट लोड। फिर है आपके पास में इंक्रीज द लाइन वोल्टेज ऑफ सप्लाई, नन ऑफ एबव। बेटा इसमें से सप्लाई वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ पोल्स की संख्या कम कर दोगे तो आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो सकता है, चेंजिंग ओवर फ्रॉम द डेल्टा टू स्टार कनेक्शन व्हेन लाइटली लोड। और सी आपका क्या होगा बेटा, इंक्रीज द लाइन वोल्टेज ऑफ सप्लाई, यानी कि आपके पास में लाइन वोल्टेज सप्लाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है पावर फैक्टर का। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आज पीपीटी थोड़ा जल्दबाजी में बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। शॉर्ट पिच वाइंडिंग
सेव कॉपर फ्रॉम एंड कनेक्शन, इंक्रीज द एफिशिएंसी, रिड्यूस द हार्मोनिक या फिर इंक्रीज द बोल्ट पर टर्न रेशियो। आप शॉर्ट पिच बाइंडिंग क्यों यूज करते हैं? तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग आप जानते हैं कि दो कारण से हम लोग यूज करते हैं। एक तो आपके पास में बेटा हार्मोनिक्स को कम करती है, दूसरा आपकी कॉपर की सेविंग करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही करेंगे? दोनों ही दे रखा है इसमें, दोनों ही दे रखा है, दोनों ही दे रखा है, दोनों ही दे रखा है, बताइए। कॉपर सेविंग फॉर एंड कनेक्शन या फिर इंक्रीज द एफिशिएंसी, रिड्यूस द हार्मोनिक्स। शॉर्ट पिच बाइंडिंग ना, शॉर्ट पिच बाइंडिंग। देखो इसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कुछ दे रखा है ये सब कुछ आपका क्या बोलते हैं, आपका संबंधित है शॉर्ट पिच बाइंडिंग से। देखो कॉपर सेविंग भी करेगी, इंक्रीज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी बढ़ाएगी क्योंकि हार्मोनिक्स आपके कम होंगे, इंक्रीज द वोल्टेज पर टर्न रेशियो। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा इंक्रीज द वोल्टेज पर टर्न रेशियो, क्योंकि सब कुछ शॉर्ट पिच बाइंडिंग से। देखो क्या क्वेश्चन घुमाया है उसने। शॉर्ट पिच बाइंडिंग जो हम लोग यूज करते हैं, देखो आपके पास में फुल पिच बाइंडिंग होती है पोल टू पोल। मान लीजिए एक पोल आपके पास में ये है एन और एस ना, एक पोल ये है, तो आपके पास में 180 डिग्री पर होती है बाइंडिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपका कोडेड एंगल निकलता है। मान लीजिए इतनी शॉर्ट कर दी इसको हमने, इतना शॉर्ट कर दिया ना, 180 माइनस अल्फा ना, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा जो शॉर्ट किया है, इससे हमारे हार्मोनिक्स भी कम होते हैं। हार्मोनिक्स कम हो गए तो ऑटोमेटिक इफिशियंसी बढ़ जाएगी, कॉपर भी सेव हुई, लेकिन वोल्टेज पर टर्न रेशियो आपका इंक्रीज करेगा। ये मतलब एप्रोप्रिएट आंसर है, मतलब एकदम करेक्ट आंसर है तो चारों ही सही उसके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 40 और 80 कैन नेवर हैव द मैग्नीट्यूड इक्वल टू। आपसे कहा गया है कि दो वेक्टर का सम जो है वो दो वेक्टर आपको दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड 40 और 80 है, कैन नेवर कभी नहीं हो सकता हैव अ मैग्नीट्यूड इक्वल। किसके बराबर? कभी भी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता है। 100 के बराबर, 120 के बराबर, 80 के बराबर या फिर 30 के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम यदि सम करोगे इन वेक्टर का तो मुझे एक बात बताओ, 40 का स्क्वायर करोगे यही होगा ना वेक्टर का सम। मान लीजिए हमने वेक्टर ई मान लिया इसको, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का, यही होता है वेक्टर का सम। तो आप निकालोगे 4 चौको 16, 160 और ये हो जाएगा 88 64, है ना, 64 640। तो आपके पास में ये तो 100 के 100 भी आ जाएगा। आप घटाओगे तो आपके पास में 120 के आसपास भी आ जाएगा, मतलब 100 और 120 के पास तो पहुंच रहा। लेकिन क्या अगर आप इसको घटाओगे तो क्या 30 बचेगा? कभी भी नहीं बचेगा 30 आपका। तो आंसर सही होगा, कभी भी 30 नहीं हो सकता इन दोनों का वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, कभी भी इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 30 के बराबर नहीं होगा। ये तीनों नंबर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो होगा बेटा वो कभी भी सम ऑफ टू वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड having a magnitude 40 and 80 can never have a magnitude equal to। ओहो अच्छा, एक मिनट रुको, इसमें क्या कहा गया है, हमने सवाल को थोड़ा सा उल्टा पढ़ लिया। द सम ऑफ टू वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 40 और 80, दो वेक्टर का सम जो है वो है 40 और 80 है, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि ये दोनों वेक्टर में आपके पास में दो, द सम ऑफ टू वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 40 एंड 80, मतलब 40 और 80 है, कैन नेवर अ मैग्नीट्यूड इक्वल। तो इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल नहीं हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल नहीं हो सकता। तो 40 और 80 120 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में कोई दो वेक्टर रहे होंगे, एक 40 रहा होगा, अंडर रूट में अगर मैं आपसे बात करूं कि समथिंग कुछ ये समथिंग कुछ ए, तो इस तरफ स्क्वायर आएगा तो 4 चौको 16, 160 होगा इनका दो का सम। तो बताओ 160 इसका होगा और 8 का कितना होगा, 88 64, मतलब 640। तो मुझे एक बात बताओ, 30 तो कभी जीवन में नहीं आ सकता, 30 तो नहीं आएगा, 80 आ सकता लेकिन 30 नहीं आएगा, ठीक। मान लीजिए एक वेक्टर को आप 0 कर दो किसी को तो 80 आ जाएगा, लेकिन 30 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो योगफल है वो 40 है, एक का 40 और एक का 80 उन दोनों का योगफल, लेकिन आपका 30 कहीं किसी भी एंगल से नहीं आएगा। हाँ निकाल लो आप, 30 नहीं आएगा, 30 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलो जरा सर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीई विजिबल ऑन द स्टार रेटिंग लेवल ऑफ एनी हाउस होल्ड इक्विपमेंट। आपको फुल फॉर्म ऑफ बीई बताना है क्या होगा, ठीक। तो आप जानते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ये स्टार देता है आपकी
आपकी एनर्जी कंजर्वेशन जितना ज़्यादा आपका इक्विपमेंट करेगा, आपको उतनी अच्छी रेटिंग आपको बीई प्रोवाइड कराएगा। और आपकी लाइट की खपत यानी कि ऊर्जा की खपत यानी कि आपकी पावर की खपत बहुत कम हो जाएगी जितनी अच्छी रेटिंग होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदने जाएं तो उनकी स्टार रेटिंग जरूर देखें। जैसे एसी में आता ना 5 स्टार। चलिए, एन एससीआर कैन बी यूज्ड एज स्विच, पावर कंट्रोल्ड, हाफ वेव रेक्टिफायर, ऑल ऑफ एबव। कहाँ यूज करते हैं आप? कहाँ यूज करते हैं बेटा एससीआर को? एससीआर को आप कहाँ यूज करते हैं? एससीआर को आप कहाँ यूज करते हैं? बताइए जरा सल, एससीआर को आप कहाँ यूज करेंगे? तो एससीआर बेटा एज अ स्विच यानी कि डीसी स्विच की भांति यूज होता ही है। पावर कंट्रोल में आप यूज कर सकते हैं क्योंकि गेट इसका एक टर्मिनल होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, आप कंट्रोल रेक्टिफायर जब इससे बनाते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि ऑल ऑफ एबव इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नए सेशन में आपके साथ में अभी 9 बजे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने चैनल पर विजिट तो करते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई कर लो, क्या दिक्कत आती है आपको? नोटिफिकेशन समय से समय मिल जाएगा, पढ़ना है ही तो कर ही लो यार। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया।